पैदा करते हैं, हम उसका आटा बना के बेचें, हम उसका दलिया बना के बेचें, हम उसका और साइड में जो बिस्कुट है वो चीज़ बना के बेचें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले उस पर। ये 70 साल से हम लोग देख चुके हैं कि गेहूं बेच के, जीरी बेच के हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते, गुजारा नहीं कर सकते। तो हमें उसके अंदर कुछ बदलाव करके सबने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं हूं विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट है थारा दोस्त। आज हमारे गले हैं आम आदमी की आवाज कप्तान बिरदाना। राम राम जी। राम राम विक्की जी, राम राम भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बधाई देता हूँ कि आप हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बधाई, बहुत 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 धन्यवाद जी। हम कुछ कड़वे, कुछ मीठे, कुछ सवाल रखेंगे आपसे। पहला जो सवाल है हमारा कि आप इतने जो है आम आदमी के साथ मिलकर चलो हो, जिसा मैंने आपको टैग भी दिया है कि आम आदमी की आवाज़, कि हर आदमी ने किम में भी प्रॉब्लम हुआ है, चाहे वो किस भी तबके का हो, उनके दिमाग में एक बात आवा है भाई कप्तान भाई दो जावा और हमारा काम बन जाएगा। तो भाई यो एक बात नो बताओ कि आपने कभी तेनों सोचा कि मैं इस थोड़ा सा राजनीति में पैर रखूं या फिर राजनीति की तरफ सक्रिय हूं? कितने साल हो गए इन बातों ने, कब सोचा था? देखिए विक्की भाई, राजनीति में तो आए हुए करीब 12 साल हो गए, और राजनीति में आने का एक ही मकसद था कि अपने परिवार की जिम्मेवारियों जब पूरी करके आदमी सोचता है कि चलो एक सामाजिक जिम्मेवारी है उसको निभाया जाए, और एक समाज की तरफ ये था कि भी समाज को अपना जो हमने जो अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है उसका लोगों को फ़ायदा मिले, और उसके माध्यम से एक लोगों की हम सेवा कर सकें। तो उस सेवा करने के लिए एक राजनीति के फील्ड को चुना, ताकि आज पूरे हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ रहती है एक रोजगार की, शिक्षा की, एक अवेयरनेस की, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं होती। तो उसके मकसद से हम लोगों के बीच में गए, लोगों के दुख तकलीफ को देखा, लोगों की समस्याओं को देखा, और लोगों को एक आश्वस्त किया कि भाई कोई तकलीफ आपको जो रहती है, जो हमारे लेवल की है, जिसको हम उसका समाधान हम कर सकते हैं, तो हमें बताइए। तो यही एक वजह है कि लोगों के बीच में हम एक नेता बन के नहीं गए, एक लोगों के भाई बन के, एक लोगों के विश्वास पात्र बन के, लोगों के काम करने के लिए, लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए हमने ये रास्ता चुना। 2014 का जो इलेक्शन था उसमें निर्दलीय के रूप में आपने नामांकन कराया था। फिर 2019 में बीजेपी के लिए टिकट के दावेदार थे, तो क्या कुछ रहा इसमें भाई 2014 के बाद बीजेपी ज्वाइन करी? देखिए 2014 का जो चुनाव था, टिकट का दावेदार तो मैं तब भी था, पर टिकट तो विकी भाई आपको भी पता है, टिकट तो एक ही कैंडिडेट की होती है, एक ही होती है। हमारे भाग्य में वो चीज़ नहीं थी, किसी दूसरे साथी को मिली, लेकिन एक सोच थी कि भी एक चुनाव लड़ने की एक इच्छा हर आदमी को होती है, और खासकर नया जो पॉलिटिशियन बनता है, अच्छा हमारी भी थी कि भी चुनाव लड़ा जाए। तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और बढ़िया चुनाव लड़ा। खासकर मेरे गांव का जो संगठन था, मेरे गांव का जो सहयोग, जो आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे गांव ने जो चुनाव लड़ा, और एक बच्चे तरीके से हम लोगों के बीच में गए और एक बढ़िया चुनाव हमने लड़ा। तो चलो सफलता निर्दलीय में नहीं मिल पाई। उसके बाद बीजेपी का जो एक संगठन था, खासकर जो नीतियाँ, जो मोदी जी की जो नीतियाँ थी देश के प्रति, कि देश की एकजुटता, देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए, देश का जो एक विजन जो लेके चले थे मोदी जी, कि देश को हमने एक सुपर पावर बनाना है, और उस नीतियों के से प्रभावित होकर के, और खासकर जो हमारा हरियाणा प्रदेश का जो नेतृत्व था, माननीय मनोहर लाल जी थे मुख्यमंत्री, जिन्होंने हरियाणा के अंदर जो शासन किया, जो राज चलाया, जिसके अंदर जो लोग दुखी थे कि जो पर्ची खर्ची से जो भर्ती होते थे, तो वहाँ सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी, गरीब आदमी अपने बच्चों को रोजगार नहीं दिला पाता था। तो वो एक भ्रष्टाचार खत्म करने का जो काम मनोहर लाल जी ने किया, और उसके बाद जो हमारे माननीय मंत्री जी थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनकी जो कार्य प्रणाली थी, जो किसानों के प्रति जो उनकी सच्ची सोच थी, जो लगन थी, कृषि मंत्री रहते हुए जो उन्होंने काम किए, उनसे प्रभावित होकर के और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया।
बहुत बढ़िया जो है आपका व्यक्तित्व है इसमें, क्योंकि लोगों के बीच हम जावा हाँ पूछा हाँ। तो एक बात ना बताओ जी, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी का वो है और यहाँ पे भी बीजेपी का है। हाल में बिहार में इलेक्शन हुए हैं, उसमें आपका क्या वो है कि बिहार में क्या कुछ होगा? देखिए, बिहार का जो चुनाव है, जनता चुनाव के अंदर सब सर्वोपरि होती है और लगातार करीब करीब बीजेपी भी 15 साल तक नीतीश जी के साथ सत्ता में रही है। तो सत्ता में जो उन्होंने काम किए, जो जंगल राज जो बिहार के अंदर था, उस जंगल राज का खात्मा करके बिहार को एक अग्रसर स्टेट बनाने के अंदर जो नीतीश जी ने और बीजेपी ने जो सहयोग के साथ में प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया, स्वाभाविक है काम जो आदमी करता है उससे कुछ गलतियां भी हो जाती होंगी और लोग 15 साल के शासन में हो सकता है थोड़ा बहुत न संतुष्ट भी नहीं रह पाते होंगे, खिलाफत भी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो स्वाभाविक है। लेकिन आज ये नहीं है कि जो पिछला जो चुनाव था आज उससे बेटर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड करके दोबारा से मतलब हार मान ली बीजेपी ने। नहीं, हार तो हमने मानने का मतलब ही नहीं, हार तो मैंने कहा ही नहीं ना, मैंने कहा उससे बेटर करके और पूरे बहुमत के साथ में बिहार के अंदर सरकार बनाई। जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाने लग रहे हैं कि भाई जो महागठबंधन है वो पूरा जीत की तरफ अग्रसर है और नीतीश की सरकार तो गई। देखिए विक्की भाई, एग्जिट पोल एक पूरा ये रिजल्ट नहीं है कि भाई ये चुनाव के अंदर ये चीज होएगी। एग्जिट पोल एक आकलन है और आकलन, पिछला इतिहास आप देखते हो, आकलन कभी भी पूरे नहीं उतर पाते कि हम ये सोच के चले कि भाई हमने सर्वे निकाला है। एक वो संभावना होती है कि भाई ये पार्टी यहाँ पर है, इसका यहाँ पर ग्राफ है, उसका वहाँ पर ग्राफ है। तो एक चीज़ देखा है मैंने, 2-3 चुनाव देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो इतना अग्रेसिव नहीं होता। उन्होंने जो अपना साइलेंट जो काम करना होता है बूथ पर जाकर वो अपना काम करते हैं। तो आज का जो हो हल्ला बिहार के अंदर दूसरी पार्टियों को लेकर हो रहा है, ये ओ अल्लाह दिखाने के लिए होता है। लेकिन जो बीजेपी का वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो अपना काम करेगा। साइलेंट वोटर है, मतलब नतीजे की बात देखनी पड़ेगी। एक और है जी, सरकार बीजेपी जो है उसके ऊपर कई दिन तक वो लगाते आने लग रहे हैं, लोग बाकी लोगों को बांधने का काम कर रही है। पहला आधार कार्ड अनिवार्य करती है, अब एक और चीज़ है नई जो है वो लोगों के लिए है, PPP का जो है मामला आपने भी सुना होगा, परिवार पहचान पत्र। ये कितना जरूरी है? देखिए, आज हिंदुस्तान कोई छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड के बाद दूसरे नंबर पर हम लोग हैं। और हमारा एक ही मकसद है, जो हमारे नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, कि भारत देश को सुपर पावर बनाया जाए। और सुपर पावर बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारा जो नागरिक है उस नागरिक को हम बेसिक सुविधाएं दें, ताकि लोग खुश होंगे, लोगों की तरक्की होगी, लोगों का विकास होगा, तो तभी देश का विकास होगा। अब उसमें कुछ पिछले सरकारों में कमियां रही, कुछ गलतियां रही कि कुछ लोग ऐसे देश के अंदर आ गए जो नहीं चाहते हुए इस देश के अंदर, इस देश के आम आदमी की तकलीफ है, आम आदमी का जो रहन सहन है, आम आदमी की जो समस्याएं हैं, उनके लिए वो अपने मान के चलो कि वो जवाबदार हैं। जैसे रोहिंग्या मुसलमान थे जो बैड एलिमेंट्स हैं, कुछ बांग्लादेशी भी लोग बीच में आए, कुछ अफगानिस्तान से भी कुछ लोग पलायन करके आए। तो सरकार का एक मकसद है कि जो मूल निवासी भारत का है वो बड़े अमन और चैन के साथ में रहे, बाहर का कोई आदमी आकर उनको दखल ना दे। तो ये जो परिवार पहचान पत्र है, ये पीछे जो NRC आया था, CA आया था, CAB आया था, वो ये उसी एक कड़ी में है कि जो हिंदुस्तान का मूल निवासी है उसकी एक पहचान हो प्रॉपर, ताकि दूसरा आदमी अपने यहाँ पर कोई गलत गतिविधियों के साथ में हिंदुस्तान के अंदर दखल ना दे। एक बात और पूछनी थी जी, ये जो कृषि विधेयक है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत जो है अभी तो लोग बाग थोड़ा ठंडा हो रहे हैं, धान वान की कटाई चल रही है, इसके बाद दोबारा तो फिर उभर का होगा, तो आपके कुछ विचार लेने थे? देखिए, कृषि विधेयक
क्या है कि सरकार ने जो एक सोच के साथ में ये तीनों विधेयक लेके आए हैं, पिछले 70 साल से हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश रहा हुआ, आज भी है, खासतौर पर हरियाणा, खासकर हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। 70 से 80% लोग है ना कृषि से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी तरह हो। पिछले 70 साल से हम परंपरागत खेतियां करते आ रहे हैं, चाहे वो जीरी की है, चाहे वो गेहूं की है या बाजरे की है। समय के साथ बदलाव जरूरी है, क्योंकि जो 70 साल पहले का जो मामला था या आज का जो मामला है, आज के बाद जैसे एक समय था जब कंप्यूटर इस देश में आया, तो कुछ लोगों की सोच ये थी कि कंप्यूटर आने से देश के युवा बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आज यदि उसका आप आकलन करोगे तो कंप्यूटर से पूरे देश के युवाओं को बेनिफिट, फायदा हुआ है, नुकसान नहीं। रोजगार बढ़े हैं, घटे नहीं। वही इन अध्यादेशों के अंदर है कि जो मोदी जी ने एक नारा दिया कि आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी की एक सोच है कि जो जमींदार का बच्चा है वो बच्चा भी अपने व्यापार की तरफ जाए, क्योंकि वो खेती ना करके, खेती के साथ साथ में जो और साथी है, जैसे मान के चलो गांव के अंदर अभी एक एफपीओ जो बढ़ने जा रहे हैं, उन एफपीओ के माध्यम से जो किसान पैदा करता है, जितना पैदा करने के बाद किसान कमाता है, उससे डबल मुनाफा जो उस जिन्स को ट्रेड करता है जो आदमी, चाहे वो आड़ती कह लो या चाहे वो उद्योगपति कह लो, वो ज़्यादा कमा लेता है। तो वो जो बीच का जो गैप है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो हमारे युवा उसको अपनाए, और वो काम जो आड़ती या जो पूंजीपति करते हैं वो हमारे देश के किसानों के युवा पैदा करें, ताकि वो आत्मनिर्भर भी हो और जो पैदावार उनकी अपनी है उसको एक ब्रांडिंग के तौर पे उसको कमर्शलाइज करें। छोटा मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे सब्जी हमारे यहाँ बोती है, यदि हम चाहे एक एफपीओ बना के या कोई भी जो समर्थ जो साथी है वो इस सब्जी के 10 साथी जो हमारी सब्जी बोते हैं, उन 10 साथियों की सब्जी को इकट्ठा करें, अपने एक पॉइंट पे इकट्ठा करें, उनकी बढ़िया पैकिंग करें और बढ़िया पैकिंग करके उसको गुड़गांव या दिल्ली भेजने का काम करें। जो यहाँ सब्जी 10 रुपये में बिकती है वो वहाँ पर जाकर 40 या 50 रुपये में जाकर बिकेगी। आप सोच को अंदाज़ा लगाओ कितना प्रॉफिट होएगा। यही चीज़ प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये कमर्शलाइजेशन आप करके ब्रांडिंग बढ़ाओ, ताकि जमींदार के बच्चे, जमींदार भी उस लेवल पे पूछ सके और उनको पूरा मुनाफा मिल सके। तो ये जो अध्यादेश का जो कुछ लोग हैं जो इसको भ्रमित कर रहे हैं कि अंबानी आ जाएगा, अडानी आ जाएगा, भाई आज तक हमारा हुआ क्या है कि हम लोगों ने जीन्स पैदा करी, हम किसी और के भरोसे रहे हैं, पैदा की, मंडी में डाल आए। अब मंडी में आड़ती है, व्यापारी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस रेट में, किस भाव में हमारी चीजें खरीदेगा, हम उसके मालिक नहीं। जबकि इस अध्यादेश के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ये बढ़ाना चाहते हैं कि आप अपने जीन्स के, अपने पैदावार के खुद मालिक बनो। जैसे आपका उदाहरण है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी देते हैं, प्याज का हमारे पड़ोस में जो दुजाने के बावरिया जो कर रहे हैं, या यूपी के जो लोग जो गुड़ लेके अपने हरियाणा और राजस्थान के अंदर आते हैं वो कर रहे हैं, वो क्या, ये मार्केटिंग है। हम गेहूं पैदा करते हैं, हम उसका आटा बना के बेचें, हम उसका दलिया बना के बेचें, हम उसका और साइड में जो बिस्कुट है वो चीज़ बना के बेचें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले उस पर। ये 70 साल से हम लोग देख चुके हैं कि गेहूं बेच के, जीरी बेच के हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते, गुजारा नहीं कर सकते। तो हमें उसके अंदर कुछ बदलाव करके और अपने आप को कमर्शलाइज करके अपने विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए एक नया बदलाव जो 70 साल के बाद जो चाहिए खेती के अंदर भी, वो करने की कोशिश की जाए। सब तय मोटे डर की बात यह है, जो आगे जाकर ये मंडी खत्म कर दी और प्राइवेट हाथ में सब किम चला गया, और एक किसान अपना ट्रैक्टर भर के अनाज लेकर गया, ये तो भाई सरकार के हाथ में है, सरकार ने खराब भी लेना पड़ा है जैसा भी है, और वो खराब अनाज लेने वो प्राइवेट जो मंडी का मालिक है वो नाट गया, तो वो किसान कित जाएगा। देखिए विक्की भाई, मंडी की जो बात कर रहे हो, पहली बात तो सरकार ने ये क्लियर किया है कि मंडी खत्म नहीं होगी, मंडी और एमएसपी इसी तरह चलेगी। दूसरी बात, मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा, चाहे कांग्रेस के सरकार हो अपने पंजाब में और राजस्थान में,
सरकारों ने हमेशा किसान को बेवकूफ बनाने का काम किया। आज एमएसपी किस जिन्स पे है? गेहूं, बाजरा, जीरी। हरियाणा के अंदर तो ज़्यादा है, 7-8 जिन्स हैं जिन पे एमएसपी पे खरीदी जाती है। उसके अलावा पूरे देश में चले जाओ, कौन सी फसल एमएसपी पे खरीदी जाती है? नहीं ली जाती। वो लोग बाहर नहीं बेचते। सरकार सिर्फ गेहूं और जीरी पे ज्यादा जोर देती है कि भाई, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी रहेगा कि गेहूं हर स्टेट में पैदा नहीं होता, तो वो सरकार खरीद के उसको आगे डाइवर्ट कर देती है। लेकिन बहुत सी जिन्स ऐसी है जो साउथ में भी होती है, यहाँ भी होती है, वो कौन सी एमएसपी भी बिकती है। एमएसपी तो रहेगा, लेकिन एमएसपी का कोई ज़्यादा समाधान नहीं है कि किसान एमएसपी पे ही प्रॉफिट कमा पाएगा। आज एमएसपी पे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बिक पाती, वो लोग बाहर बेचते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बाहर बिकती है, अब बाहर कम भाव पे बेचने की बजाय उसको कमर्शलाइजेशन करो, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुनाफा मिल सके। जैसे आपका नरमा है, नरमा के अंदर बहुत से साथी है जो हमारा बिनोले का काम करते हैं, कपास का काम करते हैं, खड़ बनाते हैं। सरसों है, सरसों का तेल निकाल के, सरसों का तेल आज के दिन आपका पूरा इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग सरसों के तेल पे हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, दाल है, चना है, चने के आप दाल बना के बेचो। चना यदि आपका 40 रुपये 45 रुपये किलो बिकता है, तो दाल 80-90-100 रुपये किलो बिकती है। तो सरकार चाहती यही है कि देखो, आज सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। और पैरों पे खड़ा होने के लिए हम किसी के भरोसे नहीं है कि हम यदि सोचें कि अंबानी आएगा वो आगे करके चला जाएगा, या कोई और आएगा वो आगे करके चला जाएगा। हमें उसके लिए खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे। खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया बात जी, खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कप्तान जी, एक बात पूछना चाहा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अपना कितना फ्यूचर देखते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। और रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर तो आदमी को खुद बनाना पड़ता है, अपने काम से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। फ्यूचर के लिए आपके पास स्कोप भारतीय जनता पार्टी में इतने हैं कि एक गरीब परिवार का एक चाय बनाने वाला आदमी जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक नॉर्मल मनोहर लाल खट्टर जी जो एक किसान परिवार से पैदा हो गए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो फ्यूचर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी लगन और कितनी मेहनत के साथ अचीव करते हो। पार्टी के अंदर कोई स्टॉपेज नहीं है, पार्टी के अंदर कोई लिमिट नहीं, आप कहीं तक भी जा सकते हो। बहुत बढ़िया बात कही। अब मैं एक और मुद्दे की तरफ आपने लेके जाऊं हूँ। आप ज़्यादातर जो है एक हर एक सरकार के ऊपर एलिगेशंस लगता रहा है कि पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं करती, तो आपका क्या मानना है कि आपकी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या काम करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक ही पॉलिसी रही है, इस देश के अंदर हर आदमी एक बराबर हो, एक समान हो, सामाजिक भाईचारा हो। और उस भाईचारे को कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस कोशिश में रही है कि जो गरीब से गरीब तबका है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का है, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट का है, चाहे और उससे नीचे भी अल्पसंख्यक हैं, जो ग्रास रूट पे जो आदमी बैठा हुआ है उसका विकास हो, वो समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़े और अपनी तरक्की के लिए अग्रसर हो। सबसे बड़ी बात उसमें रहती है एक एजुकेशन की। तो आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर, खासकर मैं हरियाणा की बात करूं, तो अपने झज्जर जिले को ही लेकर चले, हमारे 7 संस्कृति मॉडल स्कूलों का शुरुआत सरकार ने की है, जहाँ पर शुरुआत से इंग्लिश मीडियम के माध्यम से वो बच्चे पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप किसी भी समाज को, किसी वर्ग को, किसी इंसान को ऊपर उठाने का शिक्षा है। शिक्षा का महत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने गांव के अंदर जो संस्कृति मॉडल स्कूल खोल के
एक ये दिखाने का काम किया कि ये काम किया है सही मायने में गरीब परिवार के लिए, गरीब आदमी के लिए, चाहे वो बैकवर्ड में है चाहे किसी में है, कि शिक्षा के माध्यम से आप लोग इस आसमान के ऊंचाइयों को छू सकते हो। और यही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कह के गए हैं, खासकर दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को, शिक्षा के बगैर तुम्हारा उद्धार नहीं है। शिक्षा आज समाज के मजबूती के लिए, समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया बात। शिक्षा जो है वो हर चीज़ का आधार माना जावा है। हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप नए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहो। 2 शब्द लास्ट में हमारे चैनल के लिए। विक्की भाई, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और बधाई के साथ साथ आपका जो ये प्रयास है हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, वो काबिल तारीफ है। और आप जैसे युवा जो इस संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, उनकी सोच, उनकी लगन और उनकी मेहनत के हम जैसे लोग कायल हैं। क्योंकि हरियाणा का पूरे देश के अंदर एक नाम है, देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। और उस दूध दही के खाने वाली जो विरासत है उसको आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके चैनल के लिए। और ख़ासकर आने वाला जो समय दिवाली का है, जो हमारे दीपों का त्यौहार है, और जहाँ इस के लिए हम मनाते हैं, श्री राम जी वनवास पूरा करके दिवाली के दिन अपने घर पे पधारे थे, तो खुशियों का उल्लास के साथ में सभी आपके व्यूअर को और हरियाणा प्रदेश के देशवासियों को दिवाली की भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इतनी बढ़िया बात कही। आप लोगों का आशीर्वाद नुए बना रहे हो हमारे चैनल के साथ। तो कप्तान भाई ने जो है दिवाली की शुभकामनाएं के साथ जो है अपनी वाणी को विराम दिया। आखिर में एक बात जरूर कहेंगे, नुए चलांगे, नुए चलावांगे और जमा कती धुम्मा ठावांगे। आज कप्तान भाई तो बात करके न जमा कती धुम्मा सा उठ गया। भाई इस चैनल पे जब तुमने यह वीडियो पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम।